Hello, good morning. Today I discuss about human speech process, an overview on human speech process. मनुष्य में आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होता है, ये प्रोसेस क्या है, ये नर्वस सिस्टम में कौन सा जगह है, पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है, और इससे रिलेटेड कौन सी बीमारी या समस्या उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज स्पीच. आवाज़. Speech is the symbolic expression of thought in words, spoken or written. A speech is the symbolic expression of the thought in words, spoken or written. Speech एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इंडिकेशन है. ये हमारे जो विचार है, थॉट है, उसके वर्ड्स के शब्दों के रूप में लिखित या वक्तव्य बोलकर या लिखकर जो हम अपनी मनोभाव या मन के विचार को जो हम व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीच. इन मैक्सिमम इंडिविजुअल स्पीच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. In maximum individual, speech functions are performed by the left cerebral hemisphere. So, left cerebral hemisphere is called the dominant or talking brain. So, question in MCQ or in competitive examination, which organ called talking brain? So, left hemisphere is called talking brain or dominant brain. Right hemisphere is called the non-dominant or mute brain. Right hemisphere and left hemisphere. So left hemisphere is called talking brain or dominant, and right hemisphere is called non-dominant or mute brain. Right and left. About 90% of right-handed individual एक दाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं और एक बाएं हाथ से. तो दाएं हाथ से जो काम करते हैं उनका रेशियो ज़्यादा है और बाएं हाथ से काम करने वाले का कम. सो अबाउट 90% ऑफ right-handed individual have their speech center in left hemisphere and 10% speech center located in right hemisphere. So left-hander speech center in 65% are in the left hemisphere, 20% in the right hemisphere, and remaining 15% in both hemisphere. So this is the distribution of the speech center in cerebrum by Novak. The dominant hemisphere presents 4 speech center. The dominant hemisphere present 4 speech center which connects to one another with the thalamus and corresponding areas of the right hemisphere. The centers of speech are as follows. Number 1, area 22, area 39, area 40. So area 22 of the superior temporal gyrus. ब्रेन में डिफरेंट लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल. सो एरिया 22
ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस और वर्निक्स एरिया। ब्रेन में आप पढ़ेंगे वर्निक्स एरिया, ब्रुकाज एरिया एंड ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन, डिफरेंट पॉइंट्स। सो वर्निक्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच। एरिया 22 ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस और वर्निक्स एरिया। दिस एरिया रिकॉग्नाइजेज फेमिलियर साउंड एंड वर्ड्स। फेमिलियर साउंड्स एंड वर्ड्स। ए चाइल्ड हु कंजेनाइटली डिफ कैन नॉट रिप्रोड्यूस द साउंड एंड बिकम डम। एक बच्चा 6 महीना, साल भर, 1.5 साल का हो गया, अगर वो बोल नहीं रहा है, वो कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वो डीफ है। डीफ एंड डम। डीफ जो होता है वो कान से नहीं सुनेगा, जब तक कान से सुनेगा नहीं वो साउंड ब्रेन में जाएगा नहीं, तब तक साउंड का प्रोडक्शन और स्पीच का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी जनरली ये देखा गया है, जो 1 साल का भी बच्चा है या 2 साल का हो गया, तो उसके पिताजी अगर कहीं से आते हैं तो उसके बाइक का या कार का जो हॉर्न है उसे मालूम है और वो कहता है कि पापा आ गए। जैसे 4 महीने 6 महीने का भी बच्चा अगर है तो घर में कोई बर्तन गिरता है, उसकी आवाज़ होता है तो उस पर वो रिएक्शन करता है, या किसी के आवाज़ पर हंसना, मुस्कुराना। सो ए चाइल्ड हु कंजेनाइटली डिफ, जो जन्मजात बहरा है, वो आवाज़ उत्पन्न नहीं कर सकता, स्पीच का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और इट बिकम्स डम, जिसे हम बोलते हैं मूक। डीफ एंड डम, मूक, बधिर। एरिया 39 of the angular gyrus, area 30 of the angular gyrus, it stores visual image and recognizes the objects by sight। हम दिन भर में जितनी तस्वीरें, घटनाएं देखते हैं उसके इमेज को ये स्टोर करता है और रिकॉग्नाइज करता है। एरिया 40 ऑफ द सुप्रा मार्जिनल गाइरस। एरिया 40 ऑफ द सुप्रा मार्जिनल गाइरस, इट रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टच एंड प्रोप्रायोसेप्शंस। ये टच के द्वारा, पकड़ने से, छूने से मालूम होता है, जैसे कि ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, ये हार्ड सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट है, ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, ये कांच का गिलास है या पानी है। जो हम टच करते हैं, छू करके, स्पर्श करके जो हम महसूस करते हैं, ये टोटल जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्नाइज करता है एरिया 40। सो यू सी द फंक्शंस ऑफ द एरिया 22, 39 एंड 40। These 3 areas act as sensory speech. These 3 areas act as sensory speech, which receives input from hearing, vision, touch and proprioceptions। ये जो सेंसरी ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन जो है, हियरिंग सुन करके, विजन देख करके, टच फील करके, महसूस करके, टच स्पर्श करना, एंड प्रोप्रायोसेप्शन महसूस करके, इस प्रकार जो हम किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हैं या फिर उसको हम स्पीच में कन्वर्ट करते हैं कि ये कैसा है। देख करके, सुन करके, जैसे किसी गाने का तान, टोन बहुत अच्छा है, किसी का इरिटेटिंग है, हियरिंग। All information is again processed in the posterior part of area 22। ये जितने सेंसेशन है जो हम सीन देखे, परसीव किए, वो सब प्रोसेस्ड होता है कहाँ पर?
posterior part of area 22 and then projected in the Broca's area through the arcuate fasciculus. ऊपर हमने देखा वर्निक्स एरिया, नेक्स्ट क्या है, ब्रुकाज एरिया. दिस थ्योरी इज कॉल्ड गेस्विन्स थ्योरी. गेस्विन्स थ्योरी. एरिया 44 एंड 45. ऊपर हमने देखा एरिया 22, 39, 40. नेक्स्ट एरिया 44 and 45. Area 44 and 45 of inferior frontal gyrus of the dominant hemisphere act as motor speech center. Lesions of speech center of the brain. Lesions of speech centers of the brain. A lesion involving a speech center of the dominant hemisphere results in aphasia, may be sensory or motor. Aphasia is a term loss of voice. So this aphasia may be sensory or motor. The patient is unable to interpret the spoken words. He can speak fluently with occasional usage of incorrect and meaningless words. Area 22 produced word deafness or sensory aphasia. If area 22 is affected due to any cause, it produced word deafness or sensory aphasia. Inability to read is known as alexia. Inability to read is known as alexia, and inability to write is called agraphia. So alexia and agraphia. Alexia is inability to read and agraphia is inability to write. Involvement of area 39 results in word blindness. If area 39 involved or affected by any cause or unable to perform his own duty, result is word blindness. So what is word blindness? Word blindness is a complex visual disturbances resulting from disease in the visual association area at the back of the brain. Visual association area, visual area present in occipital lobe of the brain, that is 16, 17, 18. Someone who has had a stroke may be left with pure or partial word blindness. अगर ऑक्सीपिटल रीजन में इंजुरी होती है या चोट लगता है तो सडन आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और अगर ये हेवी होता है तो मे बी टोटल और पार्शियल वर्ड blindness develops. Essentially, a specific development disorder like dyslexia, dyscalculia is often known as number blindness. So dyslexia, dyscalculia is also known as number blindness, as individuals with it have difficulty learning or understanding arithmetic. जो छात्र शुरुआत में टेबल या पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं या काउंट नहीं कर पाते हैं
या जो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट में ठीक है लेकिन मैथ में कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर होना एक अलग बात है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से सीख ही नहीं पाए, हो सकता है ही और सी सफर्स फ्रॉम नंबर ब्लाइंडनेस. सो वर्ड ब्लाइंडनेस एंड नंबर ब्लाइंडनेस. Stereognosis is a condition in which an individual is unable to recognize a familiar object by touch and proprioceptions. It is produced by lesion of area 40. If area 40 is affected, what happens? That person unable to recognize a familiar object by touch or proprioceptions. Lesion in Broca's area, motor aphasia result. Motor aphasia. Aphasia is sensory aphasia and motor aphasia. So lesion in Broca's area result in motor aphasia. Patient cannot speak properly. When the arcuate fasciculus connecting the Broca's and Wernicke's area is destroyed, then conduction aphasia may result. So another term is conduction aphasia, which results after destroyed Broca's and Wernicke's area by the arcuate fasciculus. Arcuate fasciculus connecting the Broca's and Wernicke's area is destroyed, then conduction aphasia may results. So functional area of cerebral cortex is divided into three parts: motor area, sensory area, psychical area. Motor area is further divided into four parts: primary motor area 4, premotor area 6 and 8, supplementary motor area and prefrontal area, that is area 9 and 12. Sensory area divided into three parts: primary somesthetic area, visual senses, that is 17, and auditory. Auditory area is further divided into three parts: primary auditory area, auditory association area, and speech functions. So this is classification of the functional area of the cerebral cortex. In repertory of homeopathic materia medica, that is Kent repertory, contains rubrics: mind, speech, babbling, medicine hyoscyamus; childish argentum nitricum; foolish hyoscyamus; hasty hypersulph hyoscyamus lachesis marxul; incoherent bryonia cannabis indica hyoscyamus lachesis phosphorus rustux and stramonium; intoxicated hyoscyamus; nonsense hyoscyamus; prattling lies naked in bed hyoscyamus; slow Helonius lachesis; unintelligible belladonna hyoscyamus stramonium; wandering belladonna hyoscyamus lachesis lyco nux mosquita stramonium; mouth speech difficult belladonna Crotalus oridus gelsemium lachesis netramute opium sternum metallicum stramonium; mouth speech heaviness of tongue Crotalus gelsemium; mouth speech heaviness of throat sternum; mouth speech heaviness stammering sternum; larynx and trachea voice speech preventing phosphorus. So this is
some rubric in Kent repertory or other repertory also contains rubrics with medicine related to a speech disorder and diseases related to functional area of cerebral cortex in different repertories. But I told you, use of medicine for purpose of therapeutic is depends upon cause of disease and confirmed diagnosis by the help or opinion of ENT and neuro specialist. A speech therapy and proper case taking is required. So this is my try to correlate about the speech disorders and human speech process. If school health program implemented by government in proper way and proper screening of each student is done, then maximum problem of a student or growing children is solved in our country. If IQ test is done, IQ test, intelligence test is comes under psychology or applied psychiatry, also in न्यूरोलॉजी, उस टेस्ट के द्वारा हम स्क्रीनिंग कर पाएंगे कि 100 बच्चों में कितनी की मेमोरी पावर, कितने % किस लेवल के हैं। उस आधार पर हम उनमें कुछ सुझाव दे करके कुछ प्रैक्टिस के द्वारा उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम में प्राइमरी स्कूल या स्कूल हेल्थ जो है या तो कम्प्लीटली इग्नोर है या 90% काम जो है ये कागज़ों पर, पेपर पर हो रहा है। अगर इसे हम आंगनबाड़ी केंद्र और आशा वर्कर की सहायता से अगर आइडेंटिफाई करें और प्राथमिक स्तर पर ही अगर इसकी पहचान करके प्रॉपर जांच करें, इसका उपचार करें सम्मिलित रूप से, मे बी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी और एनी मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, then it is possible to improve the child health in our country. Thank you. You like, subscribe and share this video. Thank you.